नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर के सिंह। जैसा कि पिछली क्लास में हमने बात की थी, जो कैटल ब्रीड्स हैं यानी गाय की जो नस्लें हैं उनके बारे में बात की थी। और आज का अपना जो टॉपिक है वो बफेलो ब्रीड का रहेगा। यानी आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे भैंस की नस्लों के बारे में। तो जो पिछला जो टॉपिक था अपना कैटल ब्रीड्स का, उसको थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं कि किस किस कौन कौन सी ब्रीड के बारे में हमने बात की थी। ठीक। तो सबसे पहले जो कैटल ब्रीड थी वो कितने प्रकार की थी? तीन प्रकार की कैटल ब्रीड थी वो। और जो ब्रीड्स का जो क्लासिफिकेशन था वो किस आधार पर था? उनकी उपयोगिता और दुग्ध उत्पादन के आधार पर। ठीक। जैसे बात करें जो गाय की नस्लें थी, उनको तीन भागों में बांटा गया था। पहली थी दुधारू नस्ल, जिनको क्या बोलते हैं? मिल्च ब्रीड भी कहते हैं। ठीक है। जिनको हम क्या कह रहे थे? मिल्च ब्रीड भी कह रहे थे। दूसरी प्रकार की जो ब्रीड थी वो थी द्विकाजी प्रकार की, जिसके बारे में हमने बात की थी कि द्विकाजी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दोनों कामों में ये आती हैं। और तीसरी थी बाहर वाहक, जिनका उपयोग केवल और केवल क्या था? भार को ढोने में मुख्य रूप से जिनका उपयोग में जिनको लिया जाता था। दुधारू नस्लों की बात करें तो इनका जो क्राइटेरिया था वो क्या था? दुग्ध उत्पादन कितना होना चाहिए इनका? कम से कम 1500 से लेकर के 2500 के बीच में प्रति ब्यात ये इनकी जो मादा है वो दूध देती हैं। ठीक है। और तो इनकी जो मादा है वो क्या हो गई? अच्छी दूध देने वाली हो गई। ठीक है, दुधारू हो गई मादाएं। और जो नर थे वो कैसे होते हैं इसके? कमजोर होते हैं, यानी उनको भारवाहक के रूप में काम में नहीं ले सकते। अब जो दुधारू नस्ल की जो ब्रीड थी, मुख्य रूप से कौन कौन सी थी जिनके बारे में हमने बात की थी? फिर साहिवाल। ठीक है। और तीसरा रेड सिंधी। और चौथी थी थार पारकर। चौथी कौन सी थी? थार पारकर थी। ठीक है। अब इनके जो मेन कैरेक्टर थे वो कौन से थे? जैसे गिर के बारे में हमने बात की थी, तो गिर का जो मेन कैरेक्टर था, यानी दुधारू गाय तो ये है ही है सभी, लेकिन गिर का जो मेन कैरेक्टर था वो क्या था? एक तो इसकी स्वाभिमानी चाल, यानी सिर को उठा करके ये ऊपर चलती है। दूसरा इसका जो कैरेक्टर था वो था इसका कजरारी आंखें। और तीसरा इसके बात करें कि जो कान होते हैं गिर नस्ल के, वो कैसे होते हैं? लंबे, लटके हुए, और पत्ती की तरह जो अंतिम पॉइंट होता है इनका वो कैसा होता है? मुड़ा हुआ होता है। तो ये मुख्य कैरेक्टर थे किसके? गिर के। साहीवाल की बात करें तो साहीवाल जो गाय थी वो सबसे ज्यादा दूध देने वाली होती है। ठीक है। इसकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है? लूज होती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? लोला ब्रीड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके जो हॉर्न है वो छोटे होते हैं, स्टम्पी हॉर्न होते हैं। उसमें नेवल फ्लैप है, यानी जो नेवल कॉर्ड के जो स्थान वाले जो जगह होती है जहां पर नेवल कॉर्ड जुड़ी होती है, टुंडी वाला जो क्षेत्र होता है, तो जो नेवल फ्लैप होता है वो सबसे ज्यादा विकसित होता है। और इसका जो गल कंबल है वो भी ज्यादा विकसित होता है। इसी तरह से जो रेड सिंधी है उसको हम क्या बोलते हैं? इसको रेड सिंधी इंटेलिजेंट फेशियल अपीयरेंस, यानी जो शकल है उससे कैसी लगती है कि ये कितनी होशियार है। तो बाहर से देखने पर इसकी शकल सूरत को देखने पर कैसी महसूस होती है? ये जो लगती है, दिखाई देती है, यानी काफी ज्यादा होशियार है। तो इंटेलिजेंट फेशियल अपीयरेंस। जो थार पारकर जो होती है ये सफेद रंग की होती है। और इन दोनों का ओरिजिन लगभग लगभग सेम है, रेड सिंधी और थार पारकर का। इसलिए जो थार पारकर है उसको व्हाइट सिंधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। जो थार पारकर है इसमें सबसे ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता पाई जाती है। और इस ब्रीड में, जो थार पारकर ब्रीड है, इसमें रंग बदलने की क्षमता भी पाई जाती है। तो ये बात हमने की थी किसके बारे में? दुधारू नस्लों के बारे में।
द्विकाजी नस्लों की बात करें तो द्विकाजी नस्लों में कौन कौन सी थी जिनके बारे में हमने बात की थी मुख्य रूप से? एक तो थी हरियाणा नस्ल। ठीक है। और हरियाणा नस्ल कैसी होती है? व्हाइट रंग की है। और इसका एक जो सबसे अच्छा कैरेक्टर है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं कि ये कैसी होती है, दिखने में आकर्षक होती है। कैसी होती है? आकर्षक। जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेसफुल अपीरियंस। क्या कहते हैं जिसे? ग्रेसफुल अपीरियंस। जैसे हम बोल देते हैं ग्रेसफुल अपीरियंस। ठीक है। ये इसका मेन कैरेक्टर। दूसरे इसके जो है वो है नेवल फ्लैप। नेवल फ्लैप इसमें एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। थोड़ा सा चलो इसका डायग्राम के द्वारा ही बता देता हूँ एक बार, जिससे आपको और सही ढंग से ये आएगा समझ में। देखो, ये कौन सी नस्ल है? हरियाणा। वाइट रंग की है। इसमें जो नेवल फ्लैप है, ये वाला स्थान, ठीक है, स्किन का जो फोल्ड होता है, वो इसमें बहुत कम यानी सबसे कम विकसित होता है या अनुपस्थित होता है। ठीक है। दूसरा है पोल। पोल किसे कह रहे हैं? दोनों सींगों के बीच का स्थान, ये वाला। तो यहां पर किसी प्रकार का उभार नहीं होता है। तो इसमें जो पोल है वो भी क्या रहता है? एब्सेंट होता है इसमें। ठीक है। तीसरा, जो एक तो इसका पोल हो गया और दूसरा इसका नेवल फ्लैप हो गया। इसकी जो गर्दन है वो कैसी है? पतली और छोटी। ठीक है। तो इसकी वजह से ये बंधी हुई बॉडी यानी कॉम्पैक्ट बॉडी इसकी होती है। और इसी की वजह से ये कैसी दिखाई देती है? आकर्षक यानी ग्रेसफुल अपीयरेंस ये दिखाई देती है। ठीक है। तो ये बात हो गई हरियाणा के बारे में। दूसरी नस्ल जिसके बारे में हमने बात की थी वो थी मेवाती। मेवाती के बारे में केवल इसका नाम याद रखना है कि कौन सी जगह पर इसका वितरण होता है। वैसे हरियाणा से मिलती जुलती नस्ल है और सींग बड़े होते हैं। बाकी इसका जो वितरण है भरतपुर, धौलपुर और मथुरा और अलवर वाला क्षेत्र इसका होता है। राठी। राठी के बारे में बात करें तो राठी के बारे में हमने बात की थी कि जो राठी जो नस्ल है ये मुख्य रूप से जो बीकानेर जो क्षेत्र है, जो बीकानेर जिला है, वो इसका उत्पत्ति स्थल है। और बीकानेर में भी लूणकरणसर, ठीक है, वो क्या है? इसका उत्पत्ति स्थल। लेकिन इसके अलावा ये श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में भी पाई जाती है। और जो राठी नस्ल है, जो अपनी दुधारू नस्ल हैं, कौन कौन सी? गिर, साहिवाल और रेड सिंधी, इन तीनों का क्या है? मिश्रित रूप है। मिश्रित रूप से मतलब है कि इसमें इन तीनों के या जिनका क्रॉस करा करके बनाई गई, जैसे गिर और साहिवाल से बनाई गई है या साहिवाल और रेड सिंधी से मिलकर के इसका क्रॉस करके बनाई गई है, तो उनके कैरेक्टर इसमें आते हैं। ठीक है। और इस वजह से इसके जो कलर वेरिएंट हैं, इसका जो बॉडी कलर है वो बहुत ज्यादा इसके होते हैं। ठीक है। जैसे बॉडी कलर में ये सफेद और ब्राउन स्पॉटेड भी हो सकती है, हल्के पीले रंग की भी हो सकती है, गहरे पीले रंग की भी हो सकती है, ठीक है, रेड कलर की भी हो सकती है और काले कलर की भी हो सकती है। तो इस तरह से इसमें जो कलर वेरिएंट है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये गिर, साहिवाल और रेड सिंधी के मिश्रित नस्ल होती है। ठीक है। ये इसके बारे में इसके कैरेक्टर होते हैं। कानक्रेज के बारे में हमने बात की थी। कानक्रेज क्या है? जो अपनी जो देसी नस्ल हैं उनमें सबसे भारी नस्ल होती है। केवल उन्हीं पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं जो कि अपने इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बाकी कल डिटेल में हमने इनके बारे में बात कर ली थी। तो जो अपनी जितनी भी अ, भारत की नस्लें हैं, जो देसी नस्लें हैं, उनमें जो सबसे भारी नस्ल होती है वो कौन सी है? कानक्रेज होती है। दूसरा,
ये किस चीज के लिए फेमस होती है? सवाई चाल। सवाई चाल के बारे में मैंने बताया था कल कि सवाई चाल किसे कहते हैं। नॉर्मली जो गाय भैंस चलती हैं, चलते समय उनके जो पिछले पैर हैं, जिस जगह से उन्होंने अगले पैर उठाए हैं, उन पिछले पिछले पैर उन जगहों को कवर करते हैं, उस जगह पर आते हैं। लेकिन चलते समय इसका जो पिछला पैर है वो अगले पैर से आगे सवाया रखा जाता है इसके द्वारा, तो इसलिए इसको बोल देते हैं सवाई। दूसरा, जैसे दिखाई दे रहा है कि इसके जो सींग हैं बहुत ही ज्यादा मजबूत और भारी होते हैं, इनका बेस बहुत चौड़ा होता है, और इनका जो कलर होता है आयरन ग्रे या सिल्वर ग्रे कलर का होता है। तो ये इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक है। नागौरी, जो नागौरी नस्ल है वह हमारी जितनी भी देसी नस्ल हैं उनमें सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल होती है। यानी ऐसी नस्लें जिनको बोझा ढोने में काम में लिया जाता है, खेती बाड़ी के काम में लिया जाता है, तो वो हमारे राजस्थान में सबसे अच्छी जो नस्ल है बोझा ढोने के लिए, भार ढोने के लिए, खेती बाड़ी को काम में लेने के लिए, वो कौन सी होती है? नागौरी नस्ल होती है। ठीक है। इसके कान जो होते हैं लंबे लटके होते हैं, सींग बाहर की तरफ और निकले हुए होते हैं और ऊपर की तरफ होते हैं। ये ऐसे कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है कि भाई जहां से क्वेश्चन इसका पूछा जाए। ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन आएगा वो कहाँ से, कि एक तो ये राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल होती है। ठीक है। और कहाँ इसका उत्पत्ति स्थल, नाम से पता चल रहा है कि नागौरी नस्ल है, तो ये नागौर का जो ये क्षेत्र है वो क्या है, इसका उत्पत्ति स्थल होता है। और इसके साथ साथ वितरण, और कहाँ कहाँ पाई जाती है ये, नागौर के साथ साथ यह जोधपुर वाले क्षेत्र में भी पाई जाती है। ठीक है। ये चीज इसके बारे में है। तो जो भारवाहक नस्ल होती हैं, जैसे एक हमने बात की थी कि जो दुधारू नस्लें हैं वो किन्हें कहते हैं? जो अच्छा दूध देने वाली हैं, यानी 1500 से 2500 लीटर तक दूध देने वाली नस्लों को क्या बोल रहे हैं हम? दुधारू नस्ल बोल रहे हैं। तो भारवाहक किन्हें कहेंगे? कि जिनकी जो मादाएं होती हैं, जो भारवाहक नस्ल हैं, उनकी जो मादाएं होती हैं वो बहुत कम दूध देती हैं, इतना ही दूध देती हैं कि उनका जो बच्चा है उसका पालन पोषण हो सके। ठीक है। ये चीज, लेकिन जो भारवाहक नस्ल हैं उनके जो मेल होते हैं वो काफी ज्यादा मजबूत होते हैं। तो अब हम आ जाते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, जो है भैंसों की नस्लें। ठीक है। तो जो भैंस की नस्लें हैं, मेनली जो भैंस हैं वो केवल और केवल एशियाई क्षेत्र में ही पाई जाती हैं, और इसमें भी मुख्य रूप से कहां पर पाई जाती हैं? भारत और पाकिस्तान में ही ये भैंसें पाई जाती हैं, अन्य देशों में भैंस नहीं पाई जाती हैं। तो बात करें हम भारत की, तो भारत में जो भैंसें पाई जाती हैं उनको 5 भागों में बांटा गया है। तो 5 भागों में कौन कौन से हैं? नंबर 1 मुर्रा ग्रुप, नंबर 2 गुजरात ग्रुप, तो नंबर 3 यूपी ग्रुप, उत्तर प्रदेश ग्रुप, नंबर 4 सेंट्रल इंडिया ग्रुप, और नंबर 5 हो गया आपका साउथ इंडिया ग्रुप। तो ये जो 5 भाग हैं, इन 5 भागों में या 5 क्लासों में इन भैंसों को बांटा गया है। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जो मुर्रा ग्रुप की नस्लें हैं, यानी इनमें जो मुर्रा नस्ल है उससे रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं। जैसे हम बात करेंगे जो मुर्रा भैंसें जो होती हैं उनके जो सींग होते हैं वो कैसे होते हैं? जलेबी नुमा, यानी अत्याधिक कुंडलित होते हैं। ठीक है। जैसे ही उसके चेहरे से निकले तो वहीं की वहीं क्या हो जाते हैं, ये कुंडलित हो जाते हैं। ठीक है। तो ये कैसे होते हैं इनके सींग? अत्याधिक कुंडलित। ये किसके कैरेक्टर हैं? मुर्रा के। तो अगर इस तरह के कैरेक्टर जो मुर्रा से मिलते जुलते कैरेक्टर यदि किसी भैंस में पाए जाते हैं, किसी नस्ल में पाए जाते हैं, तो उन भैंसों को किस ग्रुप में रख दिया? मुर्रा ग्रुप के अंदर रख दिया। तो इसमें कौन कौन सी हैं? पहली तो मुर्राई आ गई, दूसरी नीली रावी, तीसरी कुंडी, और चौथी गोदावरी नस्ल होती हैं। तो इनमें जो मुख्य रूप से है वो मुर्रा और नीली रावी नस्ल के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। तो मुर्रा ग्रुप में कौन कौन सी आ गई? मुर्रा और नीली रावी। इसके अलावा जो दूसरी 2 ब्रीड और हैं वो हैं कुंडी और गोदावरी। ठीक है। दूसरा ग्रुप गुजरात ग्रुप। गुजरात ग्रुप
में जो है, यानी जो गुजरात से रिलेटेड जो क्षेत्र है उसके आसपास का जो क्षेत्र है या गुजरात वाला जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो नस्लें पाई जाती हैं, उन नस्लों को हम क्या कह रहे हैं, गुजरात ग्रुप के अंदर रख दिया गया है। तो इसमें कौन कौन सी हैं? महसाना, सूरती और जाफराबादी। ठीक है। तो पहला तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो भैंस की कौन सी नस्ल किस ग्रुप के अंदर आती है। ठीक है। तो क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है कि भाई जो महसाना जो नस्ल है वो किस ग्रुप से संबंधित है। ठीक है, मुर्रा ग्रुप से है, गुजरात ग्रुप से, यूपी ग्रुप से, सेंट्रल इंडिया ग्रुप से, इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन दे दिया। ठीक है। तो गुजरात ग्रुप से रिलेटेड कौन कौन सी हो गई? महसाना, सूरती और जाफराबादी नस्ल किससे रिलेटेड हैं? गुजरात ग्रुप से रिलेटेड होती हैं। तीसरा है यूपी ग्रुप। तो यूपी ग्रुप से रिलेटेड केवल दो भैंसे हैं। कौन सी? बदावरी और राई। ठीक। तो ये दो भैंसे किससे रिलेटेड हैं? यूपी ग्रुप से संबंधित रहती हैं। चौथा है सेंट्रल इंडिया। ठीक है। तो सेंट्रल इंडिया से रिलेटेड कौन कौन सी आ गई? नागपुरी। इनके केवल नाम याद रखो केवल। ठीक है। तो सेंट्रल इंडिया ग्रुप से कौन कौन सी होती हैं? नागपुरी, पंडरपुरी, ठीक है, मांड्या, जयरांगी, कालहांडी और सांबलपुरी। ठीक है। जो तमिलनाडु और ये जो क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश, इनसे रिलेटेड ये जो ये नस्लें ये होती हैं। ठीक है। साउथ ग्रुप से रिलेटेड, ठीक है, इसमें कौन कौन सी आ जाती हैं? टोडा और साउथ कनाडा। ठीक है। तो टोडा, इसमें जो साउथ ग्रुप की ब्रीड है टोडा, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट ब्रीड है जिसके बारे में पूछा जाता है। ठीक। तो ये हो गई हमारी अ, भैंसों की नस्लों का क्लासिफिकेशन। ठीक। तो मेनली जो भैंसे हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? 5 क्लासों में बांटा गया है। मुर्रा ग्रुप, गुजरात ग्रुप, यूपी ग्रुप, सेंट्रल इंडिया ग्रुप और साउथ इंडिया ग्रुप। तो इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ब्रीड हैं। ठीक है। इनके केवल आपको ये क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, किसी भी ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, कि किस ग्रुप में कौन सी ब्रीड है। तो यहां से एक जनरल क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी ब्रीड किस ग्रुप से संबंधित होती है। अब आ जाते हैं सबसे पहले और सबसे ज्यादा फेमस, ठीक है, ब्रीड पर। तो वो कौन सी है? मुर्रा ब्रीड। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि इसके ज्यादातर सिम्टम्स जो है आपको देख करके ही पता चल जाएंगे। ठीक है। तो पहली ब्रीड जो है वो है मुर्रा ब्रीड, यानी मुर्रा नस्ल। तो भैंसों की सबसे अच्छी जो नस्ल होती है वो कौन सी है? मुर्रा नस्ल। ठीक है। अब इसके जो अन्य नाम है, इसको क्या बोलते हैं? दिल्ली बफेलो के नाम से भी इसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली बफेलो के नाम से भी इसे जाना जाता है। और दूसरा है इसके कुंडी के नाम से भी इसे बोल देते हैं कई बार। ठीक है। अब बेसिकली ये जो भैंस है ये कहाँ की है? हरियाणा की नस्ल है। ठीक है। तो उत्पत्ति और वितरण की बात करें तो जो पंजाब और हरियाणा जो क्षेत्र है वहां पर ये पाई जाती है। लेकिन इसके जो हरियाणा के आसपास का जो क्षेत्र हो गया, जैसे दिल्ली, अपने राजस्थान का अलवर और जयपुर, यहाँ पर भी ये पाई जाती है। ठीक है। और हरियाणा के पार्ट क्या हो गए? रोहतक और जींद। ठीक। अब ये जो हरियाणा से रिलेटेड जो पार्ट है, जैसे दिल्ली वाले क्षेत्र में ये पाई जाती है मुख्य रूप से, तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं?
दिल्ली बफेलो के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये नाम इसका इंपॉर्टेंट है, कौन सा? दिल्ली बफेलो। कि दिल्ली बफेलो के नाम से किस नस्ल को जाना जाता है। ठीक। अब बात करें इसके लक्षणों की। तो सबसे पहले इसके शरीर के बारे में बात करते हैं। इसका जो शरीर है वो कैसा होता है? वेज शेप। क्या बोलेंगे उसको? वेज, WEDGE, वेज शेप। वेज शेप का मतलब क्या होता है कि इसका जो आगे चेहरे वाला जो भाग है वो सकरा रहता है। पीछे की तरफ जो इसका पीछे वाला जो भाग है वो चौड़ा होता है। ठीक है। तो इसका मुंह जो है वो छोटा होता है, और जबकि जो पीछे वाला जो भाग है वो बड़ा होता है। यानी दोनों पिछली टांगों के बीच का जो स्पेस है वो ज्यादा रहेगा। ठीक है। या ये कहें कि दोनों पिन बोन है उनके बीच का जो क्षेत्र है वो ज्यादा रहेगा। उससे क्या होगा कि इसकी पिछला वाला भाग चौड़ा रहेगा, तो वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि बीच में स्पेस किसके लिए मिल रहा है? अडर के लिए। इसकी जो अयन है उसके विकास के लिए इसको अधिक स्थान मिल रहा है, जिसकी वजह से इसके जो अडर है, अयन है, वो ज्यादा विकसित हो सके और ज्यादा दूध वो जानवर दे सके। ठीक है। तो इसका जो शरीर है वो कैसा होता है? वेज शेप होता है। ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, वेज शेप का मतलब हो गया कि जानवर जो इस तरह से आगे से सकरा और पीछे से चौड़ा। ठीक है, जिससे कि इसके आयन का डेवलपमेंट अधिक हो सके। दूसरा पॉइंट, रंग। इसका जो शरीर है उसका रंग कैसा होता है? जेट ब्लैक। जेट ब्लैक का मतलब है कि चमकीला लाल। यानी इसका जो रंग है वो शाइनिंग, चमकदार होता है, चमकीला काला, जिसको बोल देते हैं जेट ब्लैक। तो इस नस्ल का जो रंग है, बॉडी कलर है, वो कैसा है? चमकीला काला होता है। सिंपल सा दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। तीसरा जो कैरेक्टर है इसका वो है सींग। सींग कैसे होते हैं इसके? छोटे व कुंडलित, या लिख सकते हैं अत्याधिक कुंडलित, या छल्लेदार। कैसे होते हैं? छल्लेदार होते हैं। तो ये इसके सींगों का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। गर्दन इसकी छोटी होती है। ठीक है। और इसमें जो हम्प है और जो इसका ये ड्यूलप वाला जो गर्दन के आसपास जो ढीली त्वचा है वो बिल्कुल इसमें नहीं होती है। ठीक है। इसमें हम्प बहुत कम विकसित होता है। इसकी जो पूंछ है, पूंछ में जो स्विच है, ठीक है, विकसित होता है, यानी बड़ा होता है। स्विच किसे कहते हैं? पूंछ का अंतिम भाग जो बालों के गुच्छेदार होता है, जहां पर बाल सब होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? गुच्छे के रूप में होते हैं। तो उस भाग को हम क्या बोल देते हैं? स्विच कह देते हैं। ठीक है। इसका क्योंकि दूध देने वाली है तो एन सबसे ज्यादा विकसित होता ही है। ठीक है। और सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल है ये। ठीक है। तो ये भी एक इसका करेक्टर है कि सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? मुर्रा होती है। ठीक। और इसके और अन्य कैरेक्टर की बात करें तो ये चीज इसके मुख्य हैं। ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी मुर्रा नस्ल के बारे में। एक होता है इसका पिनबोन। पिनबोन किन्हें बोलते हैं? पूंछ जहां से ओरिजिनेट हो रही है, ये वाले भाग। ठीक है, इसी तरह से दूसरी तरफ होता है। तो इसमें पिनबोन जो है, पिनबोन, पिनबोन किस अस्थि का भाग होती है? ischium का। एनाटॉमी में बात करेंगे हम। पिनबोन उभरी हुई। कैसी होती है इसकी पिनबोन? उभरी हुई होती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं मुर्रा नस्ल के। ठीक है। तो कौन कौन से हुए? सबसे पहले
इसका जो बॉडी शेप जो होती है, एक बाह्य आकार जो इसका होता है वो कैसा होता है, वेज शेप, यानी आगे से सकरा और पीछे से चौड़ा होता है। रंग की बात करें तो रंग कैसा है इसका, जेट ब्लैक, यानी चमकीला काला होता है। फिर बात करें सींगों की तो सींग कैसे होते हैं, अत्यधिक कुंडलित, छोटे होते हैं और वहीं की वहीं क्या हो जाते हैं, कुंडलित, जैसे ये है। ठीक है, सींग कैसे हैं, छोटे और वहीं के वहीं क्या हो गए, कॉइल हो जाते हैं, कुंडलित होते हैं। ठीक। और पिनबोन इसमें उभरी हुई होती हैं। पूंछ का जो स्विच है वो विकसित होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसके होते हैं, मुर्रा नस्ल के होते हैं। नेक्स्ट, दूसरी नस्ल है नीली रावी। इसको किसके अंदर रखा गया है, नीली रावी को मुर्रा नस्ल के जो मुर्रा ग्रुप है उसके अंदर रखा गया है। तो मुर्रा ग्रुप के अंदर जैसे मैंने पहले बात की थी, क्यों रखा गया है, क्योंकि इसके जो कैरेक्टर हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, मुर्रा नस्ल से रिलेटेड होते हैं। यानी कुछ कैरेक्टर्स में कैसे होते हैं जो मुर्रा नस्ल के अंदर होते हैं। ठीक है, जैसे इसके सींगों को ही देखें, जैसा हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो सींग कैसे हैं इसके, कुंडलित हैं। और जो बॉडी शेप है वो जितना वेज शेप मुर्रा की होती है उतनी वेज शेप नहीं होती। ठीक है, यानी जितनी जो मुर्रा आगे से छोटी होती है पीछे से ज्यादा बड़ी होती है, इसका अगला भाग मुर्रा के बजाय ज्यादा विकसित होता है, यानी थोड़ा आगे से चौड़ा ज्यादा होता है मुर्रा के कंपेरिजन में। लेकिन बॉडी इसकी भी कैसी होती है, वेज शेप ही होती है। ठीक है, यानी आगे से सकरी और पीछे से चौड़ी। ठीक। अब बात करते हैं कि इसके जो अन्य नाम हैं वो क्या है। पहला है इसका पंच कल्याणी और दूसरा है पंचभद्रा, यानी जो पांच है, नंबर पांच इसमें आ रहा है, पंच कल्याणी और पंचभद्रा। तो क्यों, ऐसा क्यों, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि कुछ इसमें व्हाइट स्पॉट उपस्थित हैं इसके शरीर पर, सफेद जो जगह है, सफेद स्थान है, वो इसमें हमें दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं सफेद स्थानों के कारण इनकी जो नंबरिंग जो होती है, नंबर होते हैं सफेद स्थानों के, वो पांच जगह पर पाए जाते हैं। और इन्हीं पांच सफेद स्थानों कारण इसे क्या बोलते हैं, पंच कल्याणी और पंचभद्रा के नाम से जाना जाता है। तो ये जो सफेद स्थान है वो कौन कौन सी जगह पर पाए जाते हैं, एक तो होते हैं इसके सिर पर, यानी माथे पर, जो ये फोर हेड हो गया। ठीक है, दूसरा इसका जो बीच वाला भाग है, ठीक है, चेहरा वाला भाग, इसको बोल देते हैं। तीसरा इसके मजल पर। ठीक है, चौथा इसकी जो आंखें हैं उनमें भी सफेद स्थान पाया जाता है। और पांचवा हो गए इसके, ठीक है, इस तरह से वन, टू, मजल वाला यानी बिल्कुल फ्रंट पर तीन, आंखों के अंदर चार, और पांचवा हो गया पैरों पर। तो ये जो पांच स्थान होते हैं यहाँ पर, ये सफेद बाल या सफेद त्वचा युक्त स्थान इसके होते हैं। और इन्हीं पांच स्थानों के कारण इसे क्या बोल देते हैं हम, पंच कल्याणी कहते हैं। ठीक है, या पंचभद्रा कहते हैं। अब दूसरा है इसका, जैसे जो नाम है नीली रावी। तो नीली रावी जो है कि जो नदी है, ठीक है, इसी को पहले नीली रावी नदी जो बोलते थे, उसकी वजह से क्या है, इसका नाम पड़ा है। ठीक है, तो इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो सतलज और यमुना नदी का क्षेत्र होता है। जो सतलज है, ठीक है, यमुना नदी वो पाकिस्तान में है। ठीक है, उसी के नहर के किनारे का, उसी जो नहर जो मतलब ये नदी है सतलज नदी और यमुना नदी, उसी के किनार के जो आसपास का क्षेत्र है वही इसका उत्पत्ति स्थल और वितरण स्थल होता है। और वहीं बात करें पाकिस्तान में, मुख्य रूप से मोंटगोमरी जो पाकिस्तान के अंदर स्थित है, और फिरोजपुर जो कि पंजाब का, इंडिया के अंदर जो पंजाब का क्षेत्र है, वहां पर यह मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, अब देखो कैरेक्टर की बात करें, रंग कैसा है, काला है। और काला ही रंग किसका था, मुर्रा का था। ठीक है, इसीलिए इसको मुर्रा ग्रुप में रखा गया। और शरीर पर पांच सफेद स्थान होते हैं जिनके बारे में हमने बात की। वो पांच सफेद स्थान कौन कौन से हैं, एक इसका फोर हेड हो गया, ठीक है, एक इसका जो चेहरा वाला भाग हो गया, फेस वाला भाग हो गया, ठीक है, फोर हेड, फेस, मजल यानी मुंह, माउथ पर हो गया, चौथा हो गया आंख, और पांचवे हो गए इसके लेग यानी पैर। तो इन पांच स्थानों पर ये जो सफेद
निशान है ये पाए जाते हैं। ठीक। मुर्रा के बाद ये भारत की दूसरी सेकंड नंबर की सबसे दुधारू नस्ल होती है। ठीक है, नंबर 1 पर कौन सी है? मुर्रा है, और दूसरे नंबर पर कौन सी है? नीली रावी होती है। और इसका जो लैक्टेशन पीरियड है वो सबसे कम होता है, यानी इसका जो दुग्ध काल है, ठीक है, वो सबसे कम होता है, यानी कम दिनों के लिए ये दूध देती है बजाय अन्य भैंसों की नस्लों के। ठीक है। और ललाट और आंखों के मध्य, ठीक है, ललाट यानी ये वाला क्षेत्र, मैं इसको मिटा देता हूं एक बार। ललाट हो गया ये, ठीक है, ऊपर वाला भाग, ये यहां से लेकर के ये पूरा, ये क्या है? ललाट। और ये आंखें हो गई। ठीक है, तो इनके मध्य का जो ये वाला स्थान है, ये वाला जो स्थान है, यहाँ पर क्या पाया जाता है? दोनों आंखें ऊपर की तरफ ललाट हो गया, और दोनों आंखों के बीच ये वाला जो स्थान है, यहाँ पर क्या पाया जाता है? गड्ढा पाया जाता है, जो कि इस ब्रीड के मुख्य लक्षण होते हैं। ठीक है। तो नीली रावी सतलज नदी और यमुना नदी के किनारे वाले क्षेत्र में, या जो आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें पाई जाती है। इसके जो दूसरे नाम हैं, वो इसके शरीर पर पाए जाने वाले 5 सफेद निशानों के कारण पंच कल्याणी और पंचभद्रा के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है। अब मुर्रा ग्रुप में अंदर रखा गया है, तो सिंपल सा हम ये एक अनुमान लगा सकते हैं कि इसके अंदर जो कैरेक्टर हैं वो किससे मिलते जुलते रहेंगे? मुर्रा से मिलते जुलते रहेंगे। जैसे सींग हो गए, सींग कैसे हैं? अत्यधिक कुंडलित हैं इसके। ठीक है। और इसकी जो बॉडी है वो वैज शेप है। कलर कैसा है इसका? जो काले रंग की है। ठीक है। लैक्टेशन पीरियड सबसे कम होता है। और ललाट पर और आंखों के मध्य क्या पाए जा रहे हैं? इसमें गड्ढा उपस्थित होता है। तो ये बात हो गई हमारी नीली रावी के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट ब्रीड पर। अगली है सूरती। तो जो सूरती ब्रीड है, ये कौन से ग्रुप की है? गुजरात ग्रुप की नस्ल है। ठीक है, हमने बात की थी कि जो महसाना, सूरती और जाफराबादी, जो 3 नस्लें हैं, ये कौन से ग्रुप से रिलेटेड हैं? गुजरात ग्रुप से रिलेटेड होती हैं, संबंधित होती हैं। जिसमें से पहली नस्ल कौन सी हो गई? सूरती। सूरती के अन्य नाम हो गए नडियादी और चरोतरी। ठीक है। और उत्पत्ति स्थल वही सूरत और उदयपुर। अब जो अपनी राजस्थान सरकार है उसके द्वारा जो नस्ल सुधार के लिए, जो नस्ल सुधार कार्यक्रम है, उसके लिए जो प्रोग्राम चलाया गया है, यानी नस्ल सुधार प्रोग्राम जो चलाया गया है, तो उसमें जो सीमन का उपयोग किया जाता है, अपने उदयपुर वाले क्षेत्र को छोड़ करके पूरे राजस्थान में मुर्रा नस्ल का सीमन उपयोग किया जाता है। कौन सी नस्ल का सीमन उपयोग किया जाता है? मुर्रा नस्ल का। जब कभी भी आप भैंस को हीट में आने पर सीमन रखवाने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हैं, तो आपको जो सीमन मिलेगा वो कौन सी नस्ल का मिलेगा? मुर्रा नस्ल का मिलेगा। ठीक है। लेकिन वहीं यदि उदयपुर क्षेत्र की बात करें हम, तो वहां पर जो सीमन मिलेगा वो कौन सा मिलता है? सूरती का मिलता है। ठीक है। तो नस्ल सुधार के लिए मुख्य रूप से जो राजस्थान में प्रोग्राम चलाया गया है नस्ल सुधार का, उसमें कौन कौन सी नस्लों का उपयोग किया जा रहा है? मुर्रा नस्ल का और सूरती नस्ल का। क्योंकि अपने इधर के क्षेत्र के लिए जो सूटेबल नस्ल है, ठीक है, जो अडेप्टेबल है, यहाँ के वातावरण के लिए योग्य है, वो कौन सी है? मुर्रा नस्ल है। जबकि उदयपुर जो है गुजरात से मिलता लगा हुआ क्षेत्र है, तो वहां पर जो नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसके लिए सूरती नस्ल के सीमन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उस क्षेत्र में जो सूरती नस्ल है वो ज्यादा अडेप्टेबल है। ठीक है, उस वातावरण के लिए ज्यादा अनुकूल है। ठीक है। तो ये बात हो गई। तो इसी तरह से, जिस तरह से अपने राजस्थान उदयपुर को छोड़ करके बाकी के राजस्थान में नस्ल सुधार के लिए मुर्रा नस्ल का सीमन उपयोग किया जाता है, उसी तरह से उदयपुर में कौन सी नस्ल का सीमन उपयोग किया जाता है? उदयपुर वाले क्षेत्र में सूरती नस्ल का उपयोग किया जाता है। ठीक।
बात करते हैं इसके रंग की। तो इसका जो रंग है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ब्लैक तो है नहीं, ठीक है। तो इसका काला रंग रहेगा, या फिर भूरी रंग की ये होती है, या फिर दोनों का मिश्रित रूप होता है, काले भूरे रंग की, यानी हल्का सा रस्टी ब्राउन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। यानी धूसर रंग की ये होती है, पूरी तरह से ना तो काली होती है और ना ही ये भूरे रंग की होती है, दोनों का मिक्स स्वरूप इसका होता है, ठीक है। ये बात हो गई। अब सींगों की बात करें, तो सींग जो इसके होते हैं वो होते हैं सिकल से, जिसको क्या बोलते हैं हम, सिकल सेप। सिकल सेप का मतलब क्या होता है, हांसी आकार, हांसिया आकार। अब हांसी आकार का मतलब क्या है, हांसिया किसे बोलते हैं, हांसिया बोलते हैं जो दरांती होती है ना काटने के लिए, इस तरह की होती है दरांती, इस तरह से होती है, यूं काटने के लिए इस तरह का होता है ये, ठीक है। तो इसके भी जो सींग होते हैं वो किस तरह के होते हैं, इसी शेप के, यानी साइड से निकलेंगे दरांती की तरह, इस तरह से ये सींग इसके होते हैं, ठीक है। तो इसका जो सींग है वो कैसे होते हैं, हांसी आकार, और साथ ही कैसे होते हैं, चपटे, यानी गोल नहीं होते। तो कैसे होते हैं, चपटे, यानी उनकी जो चौड़ाई और मोटाई है वो अलग अलग होती है, राउंड नहीं होते, ठीक है, चपटे रहते हैं, ठीक। और दूसरा है हांसियाकार यानी सिकल शेप, ये इसके सींगों का एक विशेष लक्षण होता है। और इसकी जो आंख हैं उनके ऊपर एक सफेद लाइन पाई जाती है, सफेद बाल पाए जाते हैं, कहाँ पर, आंखों के ऊपर, ये इसका एक विशेष लक्षण होता है। तो जो इसकी आंख है इनके ऊपर सफेद लाइनिंग पाई जाती है, ठीक है। तो ये बात हो गई इसके रंग के बारे में, सींग के बारे में और आंखों के बारे में, ठीक है। और नस्ल सुधार में भी इसका उपयोग किया जाता है मुर्रा की तरह, ठीक। ये बात हो गई। और इसकी जो बैक होती है, जो पीठ होती है, वो कैसी होती है, सीधी होती है, ठीक है। जो पीठ है इसकी कैसी है, ये सीधी होती है, ठीक है। तो ये इसके करेक्टरिस्टिक फीचर हैं कौन सी, सूरती के। मेनली तो इसके यही है, एक तो जो पूछा जाता है सींगों से ही पूछा जाता है इसका, ठीक है, कि इसके सींग कैसे होते हैं, हांसियाकार और सिकल से होते हैं। और दूसरा इसका जो बॉडी कलर है वो काले और भूरे रंग की होती है, ठीक। नेक्स्ट, महसाना, ये भी कौन से ग्रुप की नस्ल है, मुर्रा ग्रुप की ही, सॉरी, ये गुजरात ग्रुप की ही नस्ल होती है। तो गुजरात ग्रुप की तीन नस्लें थी, ठीक है, सूरती हो गई, और महसाना हो गई, और जाफराबादी हो गई। तो दूसरी नस्ल कौन सी है, महसाना, ठीक है। अब महसाना को कोई अन्य नाम कोई है नहीं, और इसका जो उत्पत्ति और वितरण स्थल है जो कि गुजरात क्षेत्र का है, कौन सा, महसाना जिला, जो महसाना क्षेत्र है, महसाना जिला है, तो वो इसका क्या है, उत्पत्ति और वितरण स्थल होता है। जो महसाना नस्ल है यह मुख्य रूप से एक क्रॉस ब्रीड है, या ये कहें कि दो ब्रीडों को क्रॉस करा करके ये बनाई गई है। तो एक तरह से क्या हो गई, ये भैंसों की क्रॉस ब्रीड है। और कौन कौन सी ब्रीड का क्रॉस है ये, मुर्रा और सूरती। भाई दोनों का ही उपयोग हम किस में कर रहे थे, नस्ल सुधार में कर रहे थे। मुर्रा का तो राजस्थान में कर रहे हैं, और सूरती का उदयपुर वाले क्षेत्र में और गुजरात में कर रहे हैं। तो जब इन दोनों ही नस्ल सुधार, यानी दोनों ही अच्छी अच्छी नस्ल हैं जिनको हम नस्ल सुधार में काम में ले रहे हैं, तो क्यों ना इन दोनों ही अच्छी नस्लों का एक क्रॉस ब्रीड तैयार किया जाए। तो जो क्या है, महसाना नस्ल है, मुर्रा और सूरती। तो अब इसका मतलब ये है कि इस ब्रीड में दोनों के कैरेक्टर आएंगे, यानी मुर्रा के भी कैरेक्टर आएंगे और सूरती के भी इसके अंदर कैरेक्टर आएंगे, ठीक है। तो ये जो नस्ल है दिखने में तो आकर्षक है ही है, और दोनों कैरेक्टर आ जाते हैं। तो पहली चीज, जो बॉडी का आकार है कौन सा है, वेज शेप। तो वेज शेप तो ये बॉडी होती है, यानी आगे से सकरी और पीछे से बड़ी,
ठीक है, वेज शेप का मतलब अच्छी तरह समझ में आ गया आपके। दूसरा है सींगों से रिलेटेड, जैसे आप देखिए यहाँ पर सींग जो है, यानी दोनों के कैरेक्टर आ रहे हैं सींगों में। यानी वैसे तो कैसे हैं इसके, हांसियाकार हैं, ठीक है, लंबे हैं सींग। सींग कैसे हैं, हांसियाकार है। लेकिन अब मुर्रा के सींगों का भी इसमें कैरेक्टर आ जाता है। वो क्या है कि अंत में जाकर के ये कैसे हो जाते हैं, कुंडलित हो जाते हैं इस तरह से। तो जो कुंडलित होने का गुण है सींगों का, वो भी इसमें आ रहा है, और हांसियाकार भी है ये। तो इसके जो सींग हैं वो कैसे होते हैं, लंबे, हांसियाकार, और साथ ही कैसे होते हैं, अंतिम भाग कुंडलित। तो अंतिम भाग कैसा होता है इनका, कुंडलित होता है। ये इसका मुख्य कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, सींगों से रिलेटेड हो गया। ठीक है। दूसरा कि कलर हो गया इसका, कि कलर कैसा है, कलर की बात करें रंग की, तो मुर्रा का रंग कैसा होता है, जेट ब्लैक। तो इसका कलर भी कैसा है, जेट ब्लैक होता है। तो इसमें मुर्रा का करेक्टर आ गया मुख्य रूप से, यानी चमकीला काला। इसका जो बॉडी कलर होता है वो कैसा होता है, चमकीला काला होता है। ठीक है, बॉडी कलर और सी दोनों के कैरेक्टर आ गए। वैच शेप हो गई, क्रॉस ब्रीड है ये, किस किस की, मुर्रा और सूरती की। और कहाँ की है ये, मुख्य रूप से महसाना यानी गुजरात में पाई जाती है। अब इसका जो इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम लैक्टेशन पीरियड, यानी ये सबसे ज्यादा लंबे समय तक, ज्यादा दिनों तक दूध देने वाली भैंस नस्ल होती है। और इससे पहले हमने पढ़ी थी कि सबसे कम लैक्टेशन पीरियड किसका था, नीली रावी का। ठीक है, और सबसे ज्यादा किसका है, महसाना नस्ल का होता है। तो मैक्सिमम लैक्टेशन पीरियड किसका हो गया, महसाना का। ठीक है, तो यहाँ के जो इसके मुख्य पॉइंट हैं, एक तो ये हो गया कि ये क्या है, एक क्रॉस ब्रीड है। दूसरा ये कि इसका रंग कैसा है, जेट ब्लैक है। और सींग इसके कैसे होते हैं, हांसियाकार। अंतिम भाग कैसे हैं, मुड़ा हुआ होता है, किसकी तरह, मुर्रा नस्ली की तरह इसका अंतिम भाग मुड़ा हुआ होता है। ठीक, ये बात हो गई अपनी किसके बारे में, महसाना नस्ल के बारे। अगला है जाफराबादी। ये भी कौन से ग्रुप से रिलेटेड है, गुजरात ग्रुप से रिलेटेड नस्ल है। ठीक है, कौन से ग्रुप की है ये, गुजरात ग्रुप की नस्ल होती है। अब जैसी दिखाई दे रही है, आपको फोटो दिखाई दे रहा है जाफराबादी का, कैसी है, एकदम भारी भरकम, ठीक है, भालू की सी दिखाई दे रही है, पहलवान की तरह। ठीक, अब जो पहलवान होता है वो कैसा होता है, हैवी बॉडी वेट होता है। ठीक, जो नॉर्मल मनुष्य हैं उनकी तुलना में कैसा होता है, हैवी। और ये भी शकल मतलब इसके बॉडी शेप से दिखाई दे रही है ना कि काफी हैवी है। सींग देखो कितने कितने बड़े हैं इसके, हेड भी कितना भारी है इसका। आंखें किधर खुली हुई दिखाई दे रही हैं इसकी, नहीं है ना। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, यही इसी के जो डायग्राम है या जो चित्र है, इसी से मैक्सिमम अपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर पता चलते हैं। ठीक है, अब देखो इसका अन्य नाम मिनी एलिफेंट, यानी हाथी से कम नहीं दिखाई देती, क्योंकि भैंसों में तो सबसे भारी नस्ल है ही, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया, मिनी एलिफेंट। ठीक, अब इसके उत्पत्ति स्थल और वो वितरण क्या है, गिर फॉरेस्ट है। यानी गिर फॉरेस्ट में कौन सा, काठियावाड़ क्षेत्र। तो आप तो केवल गिर फॉरेस्ट याद रखें, क्योंकि गुजरात ग्रुप की है, तो गुजरात में कौन सा क्षेत्र है मुख्य रूप से जानवरों के लिए, यानी जो ज्यादातर गाय भैंस की जो उत्पत्ति है वो कौन सी है, गिर क्षेत्र उसमें आता है। तो गिर फॉरेस्ट इसका उत्पत्ति स्थल और वितरण स्थल हो गया, और काठियावाड़ क्षेत्र हो गया। ठीक, और नाम क्या हो गया इसका, अन्य नाम मिनी एलिफेंट, यानी भारी भरकम शरीर की वजह से इसको क्या बोल रहे हैं हम, मिनी एलिफेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट जो है सींग। सींग कैसे हैं इसके, भारी हैं, जैसा कि दिखाई दे रहा है, मोटे, मजबूत, भारी, और कहां पर जा रहे हैं, नीचे की तरफ, और कुंडलित हो रहे हैं।
यानी मोटे होते हैं। जिस तरह से हम कांकेज में देखे थे ना, इस तरह से सबसे मोटे सींग इसके होते हैं। और भैंसों में ये सबसे भारी नस्ल होती है। ठीक है। पहलवान टाप की है, यानी भारी भरकम शरीर है। इसकी आंखें किधर से भी हमें खुली हुई दिखाई नहीं दे रही। तो इसकी जो आंखें होती हैं कैसी रहती हैं, निद्रायु। इसकी आंखें कैसी होती हैं, निद्रायु। ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि आंखें जो होती हैं जाफराबादी की, आंखें कैसी हैं, निद्रायुक्त। ऐसा लगता है जैसे हमेशा ही सोई हुई है ये। ठीक है। तो ये कैसी आंखें होती हैं, जैसे कि अभी भी ये सोने वाली स्थिति में, इसको काफी ज्यादा नींद आ रही है। जैसे आदमी जगता है ना, जब आंखों को मीटते मीटते आधी पर्दी सी खोलता है, ज्यादा नहीं खोलता है पूरी तरह से, तो इस तरह से इसकी आंखें होती हैं। पैर छोटे होते हैं और मजबूत होते हैं। ठीक है। सींग बड़े हैं। तो ये बात इसके हो गई, कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में हो गई। तो मेन गुजरात ग्रुप की नस्ल है। कौन सी जगह की है, गिर फॉरेस्ट, काठियावाड़ क्षेत्र की है। उत्पत्ति स्थल और वितरण स्थल, इसका बॉडी शेप साइज बड़ा होने के कारण इसी को क्या बोलते हैं, मिनी एलिफेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक। बॉडी कलर है लगभग इसका जो ब्लैक कलर की ही ये होती है। ठीक। और भारी भरकम यानी सब हैवीएस्ट ब्रीड हो गई। और दूसरा, आंखें जो हैं कैसी हो गई, निद्रायुक्त इसकी आंखें होती हैं। अब एक इंपॉर्टेंट फीचर और है इसका, जिसके बारे में भी कई बार कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, यानी मिल्क फैट परसेंट। मिल्क फैट परसेंट। दूध में वसा प्रतिशतता। ठीक है। लगभग 9%, या ये कहें कि 9 से 10% तक हम मान सकते हैं। तो 9 से 10% तक इसके दूध में वसा पाई जाती है। ठीक है। तो कई बार जो क्वेश्चन में ऑप्शन होते हैं उसके आधार पर डिसाइड होता है कि आंसर क्या जाएगा। तो यहां पर हम इसको इंक्लूड करके चल रहे हैं कि ये सेकंड हाईएस्ट, यानी दूसरे नंबर की है ये, दूसरे नंबर की। इसका क्या है, सेकंड नंबर है किसमें, दूध में वसा प्रतिशत में है। दूध में वसा प्रतिशत, यानी इससे भी ज्यादा जो भैंस, एक भैंस है जिसमें, जिसके दूध में वसा पाया जाता है। ठीक है। जो कौन सी है, बधावरी। तो बधावरी जो नस्ल होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो बधावरी जो नस्ल होती है उसके दूध में सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है। और बधावरी के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो किसका आता है, जाफराबादी का आता है। बदावरी की बात करें तो बदावरी में जो दूध में वसा का प्रतिशत पाया जाता है वो कितना होता है, लगभग 13% होता है। ठीक है। और दूसरे नंबर पर किसमें, किसके दूध में पाया जाता है, जाफराबादी जो नस्ल है, इस नस्ल के जो दूध है, जाफराबादी के दूध में वसा का प्रतिशत पाया जाता है, और कितना होता है, 9 से 10%। ठीक है। ये अगर कई बार 14 भी आ जाए तो 14 भी आपको मान सकते हैं। ठीक है। नहीं तो मोस्टली कितना होता है, ये 13 होता है। ठीक है। लगभग 13 से 14% जो दूध है, दूध में वसा का प्रतिशत होता है। अब आता है क्वेश्चन कि निम्न में से यदि आपसे पूछता है कि भैंसों की कौन सी नस्ल के दूध में सबसे ज्यादा वसा प्रतिशत पाया जाता है, तो यदि आपके दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, बधावरी और जाफराबादी, तो आंसर क्या जाएगा, बधावरी जाएगा, क्योंकि इसी के दूध में सबसे ज्यादा वसा का प्रतिशत है। यदि ऑप्शन में बधावरी नहीं दे रखा है तो क्या जाएगा, जाफराबादी। ठीक है। और ये आपके कई बार ये भी पूछ लेता है कि बदावरी के दूध में कितने प्रतिशत वसा पाई जाती है, तो ये डाटा से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। जाफराबादी के दूध में पूछ लेता है कितना प्रतिशत वसा पाया जाता है, तो 9 से 10% वसा पाई जाती है। ठीक है। तो चलते हैं अब अगली नस्ल पर। ये है बधावरी। ठीक है। बधावरी जो है ये भी एक तरह से कॉम्पैक्ट बॉडी प्रकार की होती है, यानी साइज छोटा होता है,
गठीला शरीर होता है इसका। ठीक है। इसका जो एक मुख्य क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, बॉडी कलर से इसका पूछा जाता है मोस्टली। कौन सा होता है रंग जो है इसका? कॉपर कलर। कैसा होता है? कॉपर कलर होता है। यानी हल्के से लाल पीले रंग की ये नस्ल होती है। ये इसका एक मेन फीचर है, इसके बॉडी रंग से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। और दूसरा, अच्छा दूध देने वाली है, खैर ये ऐसा नहीं है। और अब बात करें इस गोदावरी की मिल्क, अभी हमने बात की थी। दूसरा क्वेश्चन बनता है इसका वसा प्रतिशतता से, वसा परसेंटेज से। तो वो कितना होता है? लगभग 13 से 14% होता है। और सबसे ज्यादा क्या होता है ये? सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। और इसके शरीर पर जो बाल हैं वो कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसके शरीर पर बाल ज्यादा नहीं होते। ठीक। इसके जो सींग हैं वो कैसे हैं? यानी हाशियाकार हैं। ठीक। ये बात हो गई। अब बात करें इसके उत्पत्ति स्थल और वितरण के बारे में। तो आगरा, ग्वालियर और धौलपुर। आगरा कहाँ पे हो गया? यूपी का भाग हो गया। ग्वालियर किसका भाग हो गया? एमपी का हो गया। और धौलपुर कहाँ का हो गया? राजस्थान का। तो इस तरह से इसका जो वितरण स्थल है वो लगभग लगभग इन तीनों स्टेट को कंप्लीट कर रहा है, यानी इन तीनों को कवर, जो इस बॉर्डर एरिया है उनको कवर कर रहा है। ठीक है। तो जो इनके तीनों जहां पर मिल रही हैं, यूपी, एमपी और राजस्थान। ठीक है। आगरा, ग्वालियर और धौलपुर। तो यहाँ पर ये जो गोदावरी जो ब्रीड है ये मुख्य रूप से पाई जाती है। इसका जो मेन जो कैरेक्टर है वो केवल और केवल आपको ये याद रखना है, क्या होता है? सिल्वर का, ओ सॉरी, कॉपर कलर होता है। और दूसरा कैरेक्टर क्या है मुख्य रूप से, कि इसकी जो फैट परसेंटेज है वो लगभग 13 से 14% होती है। ठीक है। तो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो बाकी ये दो इसके मुख्य कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। तो बदावरी के बारे में ये बात हो गई। अब अगली और लास्ट नस्ल जो भैंसों से संबंधित है, टोड़ा। टोड़ा के बारे में बात करेंगे। तो टोड़ा जो है इसका उत्पत्ति स्थल और वितरण क्या है? नीलगिरी, यानी तमिलनाडु में ये पाई जाती है। ठीक है। क्योंकि हमने ये किसमें रखी थी? साउथ इंडिया ग्रुप में ये रखी थी। ये कौन से ग्रुप की भैंस थी? ये साउथ इंडिया ग्रुप की थी। तो तमिलनाडु है, ठीक है, साउथ स्टेट है। तो वहां पर ये जो तमिलनाडु की है, नीलगिरी जो पहाड़ियां हैं, जिस तरह से अपने यहाँ पर कौन सी हैं, राजस्थान में अरावली की पहाड़ियां हैं, उसी तरह से वहां पर कौन सी हैं? नीलगिरी की पहाड़ियां होती हैं। तो वहां पर ये पाई जाती है मुख्य रूप से। हम्म, इसके रंग की बात करें तो रंग कैसा होता है? मटमैला होता है। और सींग जैसा दिखाई दे रहे हैं आपको, सींग कैसे हैं इसके? बड़े। ठीक है। और आगे से कैसे हैं? हल्के से नुकीले भी हैं। ठीक है, बड़े और नुकीले। और ये जो इसका कैरेक्टर होता है ना, मुख्य लक्षण जो होता है, ये अत्याधिक हिंसक होती है। अत्याधिक या सबसे ज्यादा हिंसक। कैसी है ये? अत्याधिक हिंसक नस्ल है ये। यानी मारने को दौड़ती है, हिंसा करने वाली है, आदमी को पास आने नहीं देती। अब इसका जो क्वेश्चन है सबसे ज्यादा, वो कहां से बनता है कि जो टोड़ा क्या है, टोड़ा नाम क्यों पड़ा है इसका? तो टोड़ा नाम इसलिए पड़ा कि टोड़ा एक क्या है? जनजाति है। टोड़ा क्या है? टोड़ा जनजाति द्वारा, टोड़ा जनजाति द्वारा पालने के कारण, पालने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? टोड़ा नस्ल पड़ा। और टोड़ा जनजाति द्वारा क्यों पाली जाती है? क्योंकि उनके जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, ठीक है,
तो उनके सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इसे पवित्र माना जाता है, और उनमें ये मतलब इसका महत्व है। तो उनके सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ये उपयोगी, और वहां पर इसका उपयोग किया जाता है, इसको सजाया जाता है, जो भी है पाठ पूजा में इसका मतलब उपयोग किया जाता है। इसकी जो गर्दन है, ये वाला भाग हो गया, ठीक है, ऊबड़ वाला भाग हो गया, ठीक। और इसके क्या है, जो पीठ वाला भाग है, ये वाला, यहाँ पर मोटे और लंबे बाल पाए जाते हैं इसके शरीर पर। क्योंकि पहाड़ियों में जो ज्यादातर जानवर पाए जाते हैं, उन पर मोटे लंबे बाल एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर यानी उनके अनुकूलन के रूप में पाए जाते हैं। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे, ऊंटों की कुछ नस्लों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जो मेवाती नस्ल है वो आएगी। मतलब जो अरावली की जो पर्वतमाला हैं उनमें वो पाई जाती है। तो उन नस्लों में मतलब मधुमक्खी वगैरह ज्यादा होती हैं। जो पहाड़ियां होती हैं वहां पर विषैले कीट पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे ततैया हो गए, मधुमक्खी हो गई, या और दूसरे हो गए। तो वो इनको काट ना सकें और बालों में ही अटक करके रह जाए, तो इसलिए गर्दन वाला क्षेत्र, ऊबड़ वाला क्षेत्र और पीठ वाला क्षेत्र, यहाँ पर मोटे लंबे बाल पाए जाते हैं। तो ये इसके मुख्य कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। तो ये बात हो गई हमारी जो मुख्य रूप से जो भैंसें हैं उनके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो भैंसों की नस्लें हैं वो पूरी होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारी गाय और भैंस दोनों की नस्लें आज कंप्लीट होती हैं। तो एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, कि मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन कौन से हैं। देखो, शुरू से बात करें हम, तो सबसे पहले जो भैंसें हैं उनकी जो नस्लें हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं 5 ग्रुप? पहला हो गया मुर्रा ग्रुप, दूसरा गुजरात ग्रुप, ठीक है, तीसरा हो गया अपना यूपी ग्रुप, चौथा सेंट्रल इंडिया ग्रुप, और चौथा हो गया साउथ इंडिया ग्रुप हो गया, ठीक है। अब बात करें हम मुर्रा ग्रुप की, तो हमने बात की थी जो मुर्रा ग्रुप है उसमें जो भैंसे हैं उनके जो लक्षण हैं वो मुर्रा जो ब्रीड है उससे मुख्य रूप से रिलेटेड होते हैं। तो मुर्रा का मुख्य कैरेक्टर क्या है? उसके सींगों का कुंडलित होना, उसके बॉडी का कलर जो है जेट ब्लैक होना, बॉडी का शेप वैज शेप होना, ठीक है, और ज्यादा दूध देना, ये उसका करेक्टर था। तो इसके अंदर आती हैं मुर्रा, नीली रावी, कुंडी, गोदावरी। तो जो गोदावरी जो है मुख्य रूप से ये मुर्रा के ग्रेडिंग अप से ही बनाई गई है। मतलब इसमें जो मुख्य रोल है वो किसका है? मुर्रा का ही है। ग्रेडिंग मुर्रा के ग्रेडिंग अप के द्वारा ही बनाई गई है। तो इसके ग्रेडिंग अप में कौन सी ब्रीड शामिल है? मुर्रा। और कहां पर? ये मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में इस ब्रीड को मुख्य रूप से मुर्रा के क्रॉस से ही उत्पन्न किया गया है, ठीक है, गोदावरी। तो ये हो गया। तो मुर्रा ग्रुप की कौन कौन सी हो गई? मुर्रा, नीली रावी, कुंडी और गोदावरी। गुजरात ग्रुप की बात करें, महसाना, सूरती, जाफराबादी, ठीक है। महसाना के बारे में हमने क्या बात की थी? ये जो महसाना है, सॉरी पहले हम बात कर लेते हैं सूरती की। तो सूरती जो है कैसे होते हैं इसके सींग? इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सिकल शेप होते हैं। सिकल शेप यानी हास्याकार। दूसरा, इसके जो सींग होते हैं वो चपटे होते हैं, ठीक है। और इसकी जो बॉडी का रंग है वो कैसा होता है? धूसर, ठीक। धूसर का मतलब है यानी काला पूरी तरह से नहीं होता है, हल्का भूरे रंग का भी हो सकता है और काला भी हो सकता है। और सूरती में जो बाल होते हैं वो यानी सिल्वर ग्रे कलर के और भूरे रंग के होते हैं उसके ऊपर। जो बॉडी पर कलर रंग के जो बाल पाए जाते हैं बॉडी पर सूरती में, वो कैसे होते हैं? यानी सिल्वर ग्रे रंग के हो सकते हैं, ठीक। तो ये बात हो गई सूरती की। अब महसाना जो है वो किस किस के क्रॉस से उत्पन्न है? गुजरात ग्रुप में है क्योंकि महसाना डिस्ट्रिक्ट में ये पाई जाती है। लेकिन किस किस के क्रॉस से बनी है? ये मुर्रा और सूरती के क्रॉस से बनी है, ठीक है। तो इसमें दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं जैसे कि हमने आगे देखे थे इसमें, ठीक। कौन कौन से हैं? क्रॉस ब्रीड है किसका? मुर्रा और सूरती का। और मुर्रा की तरह इसमें क्या आ गया कैरेक्टर? बॉडी शेप आ गई, बैज शेप आ गई, यानी आगे से
सकरी और पीछे से चौड़ी। सींग कैसे हो गए, दोनों के कैरेक्टर आएंगे इसमें। सींगों में मुख्य रूप से किसके कैरेक्टर आते हैं, दोनों के, मुर्रा के भी और सूरती के। सूरती का कैरेक्टर क्या है, सिकल शेप हॉर्न और चपटे। ठीक है, तो लंबे और चपटे हो गए, हास्याकार हो गए शुरुआत में इसके सींग, इस तरह से। और अंत में जाके मुर्रा का सिम्टम आ गया, इसका जो पॉइंट वाला भाग है वो मुर्रा के सींग की तरह क्या हो जाता है, कुंडलित हो जाता है। ठीक, ये हो गया। और रंग इसका जेट ब्लैक ही है, चमकीला काला होता है। दूसरा है जाफराबादी। जाफराबादी की हमने बात की थी, क्या, कि इसको मिनी एलिफेंट के नाम से जाना जाता है। यानी जो ये जितनी भी भैंसों की नस्लें हैं उनमें ये सबसे हैवी होती है, सबसे भारी होती है, सबसे ज्यादा वजन वाली होती है। तो सबसे ज्यादा यानी हैवीएस्ट ब्रीड है किसमें, भैंसों में। तो भैंसों की सबसे भारी नस्ल कौन सी हो गई, जाफराबाद। अब सबसे ज्यादा हैवी है, ठीक है। तो इस तरह से हम मान के चलें कि थोड़ा सा कोरिलेट करते हैं, यानी एक दूसरे से जोड़ करके चलते हैं। तो मनुष्यों में आदमियों की बात करें तो हैवी कौन होते हैं, पहलवान होते हैं, पहलवानी करते हैं, मजबूत होते हैं। ठीक है, तो उनको क्या है, खाना खा पी करके क्या करते हैं, वो सोते हैं। ठीक है, तो इसकी आंखें कैसी होती हैं, स्लीपी आई होती है। स्लीपी आई का मतलब है ऐसा लगता है कि निद्रा युक्त स्थिति में ये रहती हैं। तो निद्रा युक्त इसकी आंखें होती हैं, जैसे ये अभी सो करके जगी है। ठीक है, हमेशा मिची मिची सी रहेंगी इसकी आंखें। सींग जो होते हैं सबसे भारी होते हैं, कलर जो है इसका ब्लैक होता है। और दूसरे नंबर की ये नस्ल है जिसके दूध में सबसे ज्यादा फैट परसेंटेज पाया जाता है। ठीक, ये हो गई बात। अब नीली रावी रह गई एक अपनी। तो नीली रावी भी क्या है, एक जो यमुना नदी है और सतलज नदी है उसके किनारे वाले, ये जो उसके बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, आसपास का जो क्षेत्र है इन दोनों नदियों का, उन उन क्षेत्रों में ये पाई जाती है। इस नस्ल को पंच कल्याणी और पंचभद्रा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब पंचभद्रा और पंच कल्याणी क्यों कह रहे, कि वही 5 सफेद निशान पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक तो माथा हो गया, ठीक है, फोरहेड, दूसरा चेहरे पर, तीसरा इसकी आंखों में, चौथा मजल। मजल के बारे में हमने बात की, मजल किसे कह रहे हैं, जो दोनों बाह्य नासा छिद्र हैं उनके बीच का जो गहरा क्षेत्र होता है, काले रंग का क्षेत्र होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, मजल बोलते हैं। तो वहां पर ये सफेद निशान पाए जाते हैं। ठीक, तो सफेद निशान हो गए 5 जगह, इसलिए इसको क्या बोल दिया हमने, पंच कल्याणी और पंचभद्रा बोल दिया। इसके अलावा सबसे कम इसका क्या होता है, लैक्टेशन पीरियड होता है। ठीक है, लैक्टेशन पीरियड यानी सबसे कम समय के लिए ये दूध देती है। लेकिन दूध की जो मात्रा है, मुर्रा के बाद इसी का नंबर आता है। मुर्रा सबसे ज्यादा दूध देती है, और उसके बाद जो उससे कम जो दूध देती है वो कौन सी है, वो नीली रावी है। और इसका एक जो एक कैरेक्टर है कि आंखों, दोनों आंखों के बीच में और ऊपर का ये फोरहेड, इसके बीच का जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या पाया जाता है, गड्ढा पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद महसाना हो गई, जाफराबादी हो गई, बदावरी। बदावरी के बारे में केवल, क्योंकि ये तीनों स्टेट के बॉर्डर एरिया पर पाई जाती है, यूपी, एमपी और राजस्थान, इन तीनों का बॉर्डर जहां मिलता है उस जगह पर, यानी आगरा, ग्वालियर और धौलपुर वाला जो क्षेत्र है, ये तीनों का क्या है, एक जहां पर तीनों स्टेट जुड़ रही हैं आपस में एक दूसरे से। तो यहाँ पर इस जगह पर ये पाई जाती है। ठीक है, तो इसका जो मेन कैरेक्टर है वो क्या है, कॉपर कलर। बॉडी का रंग कैसा है इसका, कॉपर कलर का होता है। और वसा प्रतिशत इसके दूध में सबसे ज्यादा होती है। फिर आ जाता है टोड़ा, जो कि तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में एक जनजाति है टोड़ा, उसके द्वारा ये पाली जाती है। इसका जो वहाँ जो जनजाति है टोड़ा, उसके जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उनमें इसका विशेष महत्व है। ठीक है, इसके सींग बड़े होते हैं, मटमैला इसका रंग होता है, और ये ब्रीड जो है अत्यधिक हिंसक होती है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी भैंसों के बारे। तो इस तरह से हमारी जो, एक तो गाय हो गई और दूसरी हो गई भैंस, इन दोनों नस्लों की ब्रीड यहाँ पर कंप्लीट होती है। ठीक है, तो आगे की क्लास जो है हम अगली ब्रीड जो है वो, यानी
हम कल बात करेंगे भेड़ बकरियों की ब्रीड के बारे में। तो कल का टॉपिक भेड़ बकरियों की ब्रीड के बारे में रहेगा, तो थोड़ा सा आप भी यदि पढ़ के आएंगे तो समझने में ज्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, और किसी तरह की आपकी कोई समस्या है तो वो आप अभी थोड़ा कमेंट करके, या मैं अनम्यूट कर देता हूँ तो आप अभी पूछ सकते हैं थोड़ा सा, और अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप। कहाँ पे इसमें? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है, जिसको कुछ पूछना है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप ये लिंक शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके, और जो अभी अपना ये फ्री चल रहा है उसका लाभ ज्यादा से ज्यादा उठा सकें। ठीक। ओके। थैंक यू।